नो वंस क्रेजी। अध्याय की यही लाइन इस पूरे अध्याय का दिल है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक अनमोल किताब, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और यह है इसका पहला अध्याय, नो वंस क्रेजी, यानी कोई भी पागल नहीं होता। क्या आपने कभी किसी को देखकर सोचा है, भला कोई ऐसा भी सोच सकता है पैसे के बारे में? लेकिन ठहरिए, क्या आपने कभी यह सोचा है कि हर किसी की सोच उसके अनुभवों से बनती है, और शायद वही अनुभव उसने जिया है जो आपने नहीं देखा? क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके पैसे से जुड़े अनुभव, चाहे वो गरीबी हो, अमीरी हो, धोखा हो या सफलता, वो इस पूरी दुनिया के पैसों के इतिहास का सिर्फ एक छोटा सा कण है? वैज्ञानिकों की भाषा में कहें तो आपके अनुभव पूरी दुनिया के अनुभव का सिर्फ एक अरबवां हिस्सा है। लेकिन हकीकत यह है कि यही छोटा सा हिस्सा 80% तक ये तय करता है कि आप दुनिया को पैसे के नजरिए से कैसे देखते हैं। नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बुक बाइट हिंदी। अगर आप इस तरह की ज्ञानवर्धक और दिल को छूने वाली ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल बुक बाइट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं। चलो मैं तुम्हें एक बात बताती हूं, एक ऐसी सच्चाई जो शायद तुम्हें अपने पैसे के फैसलों को लेकर थोड़ा बेहतर महसूस कराए और दूसरों के बारे में कम आलोचनात्मक बनाए। लोग पैसे के साथ कुछ अजीब से काम करते हैं, लेकिन कोई भी पागल नहीं होता। सोचो ना, अलग अलग पीढ़ियों से आए लोग, अलग अलग तरह के माता पिता से पले बढ़े, जिनकी आमदनी अलग थी, जिनके मूल्य अलग थे, जो दुनिया के अलग अलग कोनों में पैदा हुए, अलग अलग इकोनॉमी में पले और अलग अलग तरह की नौकरियों और किस्मत के अनुभवों से गुजरे। उन सबका दुनिया को समझने का तरीका अलग ही होगा, है ना? हर किसी का अनुभव बिल्कुल अनोखा होता है और जो तुमने खुद जिया है वो ज्यादा असर करता है बजाय इसके जो किसी और से सुना या पढ़ा है। हम सब, तुम, मैं, हर कोई जिंदगी एक खास चश्मे से देखता है और वो चश्मा हमारे खुद के अनुभवों से बना होता है। इसलिए जो बात तुम्हें पागलपन लगे वो मेरे लिए एकदम समझदार हो सकती है। जिस इंसान ने गरीबी में जिंदगी बिताई है उसके लिए जोखिम लेना और इनाम की उम्मीद रखना, ये सब अलग ही होता है, और एक अमीर बैंकर के बेटे के लिए बिल्कुल अलग। जिसने इन्फ्लेशन के दौर में अपने होश संभाले उसकी सोच अलग होगी बनिस्बत उनके जिनके लिए दाम कभी ज्यादा बढ़े ही नहीं। जो शेयर ब्रोकर ग्रेट डिप्रेशन में सब कुछ हार गया था, उसकी दुनिया और उस टेक वर्कर की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। जिसने 90 के दशक के टेक बूम में पैसा बरसते देखा, और सोचो उस ऑस्ट्रेलियन की जिसने 30 सालों से कोई मंदी देखी ही नहीं, उसकी सोच एक अमेरिकन से कितनी अलग होगी जिसने हर दशक में रिसेशन का सामना किया है। फ्रेडरिक लुइस एलन ने लिखा कि ग्रेट डिप्रेशन ने लाखों अमेरिकनों को जिंदगी भर अंदर से झकझोर कर रख दिया। लेकिन देखिए, जॉन एफ कैनेडी ने कहा, मैंने डिप्रेशन को सीधे तौर पर कभी महसूस नहीं किया। हमारे पास तो सब कुछ था, बड़े घर, नौकर, सफर, सब कुछ। मैंने डिप्रेशन के बारे में हार्वर्ड में पढ़ा, जिया नहीं। अब सोचिए, जब ऐसा व्यक्ति अमेरिका की अर्थव्यवस्था संभालने की दौड़ में था तो लोगों को क्या लगा होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने उस दर्द को नहीं जिया वो कैसे आर्थिक फैसले ले पाएगा। सच्चाई ये है कि कोई भी मात्रा में पढ़ाई या खुले दिमाग से उस डर और अनिश्चितता को नहीं समझ सकता जो किसी ने असल में जिया है। मैं पढ़ सकती हूं कि डिप्रेशन के दौर में सब कुछ खोने का क्या मतलब होता है, लेकिन मैं वो जख्म महसूस नहीं कर सकती जो किसी ने सच में सहे हों। और वही इंसान कभी समझ नहीं पाएगा कि आज का कोई नौजवान शेयर बाजार के बारे में बेफिक्र क्यों है। डेटा और चार्ट हमें मंदी की संभावना दिखा सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं दिखा सकते कि जब एक मां अपने बच्चों को देखकर सोचती है, कहीं मेरी इस इन्वेस्टमेंट की गलती से इनका भविष्य तो नहीं डगमगाएगा, तो वो दर्द क्या होता है। अब सुनो, लॉटरी की टिकट का उदाहरण लो। अमेरिका में गरीब लोग अमीरों से कहीं ज्यादा लॉटरी खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं
हमारा सपना देखने का बस यही एक जरिया है। हमारे पास ना महंगी छुट्टियां हैं, ना नई कारें, ना हेल्थ इंश्योरेंस और ना ही अपने बच्चों को कॉलेज भेजने की ताकत। लेकिन जब हम एक लॉटरी टिकट खरीदते हैं, हमें लगता है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। हो सकता है वो सोच तुम्हें पागल लगे, लेकिन उनके लिए वो सपना छूने का एकमात्र मौका है। हर इंसान पैसे के बारे में जो भी फैसला करता है, वो उसी पल उसकी अपनी कहानी में उसे सही लगता है। हो सकता है वो गलत हो, लेकिन उसके लिए वो तर्क संगत है। इसीलिए हम सब शायद थोड़े पागल से लगें, लेकिन सच ये है कि हम सब सिर्फ अपने अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं। कोई भी सच में पागल नहीं होता। तो दोस्तों, यही था अध्याय 1, कोई पागल नहीं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे लक एंड रिस्क, यानी किस्मत और जोखिम के खेल की, और जानेंगे कि हम जो सोचते हैं उसमें कितनी हमारी मेहनत है और कितनी नसीब की चालें। तब तक याद रखिए, दूसरों के फैसलों को मत आंकिए। हो सकता है उनके जख्म आपने कभी देखे ही ना हो। दूसरा अध्याय, लक और रिस्क, यानी किस्मत और जोखिम। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, वो जिस स्कूल, लेक साइड स्कूल में पढ़े थे, उस पूरे अमेरिका में उस समय सिर्फ एक स्कूल था जहां बच्चों को कंप्यूटर तक मुफ्त पहुंच थी, और उस स्कूल में भी सिर्फ 300 बच्चे थे। उनमें से एक थे बिल गेट्स। अब जरा सोचिए, अमेरिका में उस दौर में लगभग 3 लाख स्कूल थे, लेकिन बस एक स्कूल, और उस एक में भी वो बच्चा जो बाद में माइक्रोसॉफ्ट बनाएगा। क्या यह पूरी तरह से प्रतिभा थी? नहीं, इसमें किस्मत का बहुत बड़ा हाथ था। बिल गेट्स का सबसे करीबी दोस्त था केंट एवंस। दोनों साथ मिलकर कंप्यूटर की दुनिया बदलने के सपने देखते थे। लेकिन कॉलेज से पहले ही एक पर्वतारोहण हादसे में केंट की मौत हो गई। गेट्स कहते हैं, अगर केंट जिंदा होता तो शायद वही माइक्रोसॉफ्ट चलाता, मैं नहीं। अब सोचिए, केंट का चला जाना और गेट्स का बच जाना, दोनों ही ऐसी घटनाएं थीं जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। यानी किस्मत और जोखिम दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कभी कभी आप जितनी मेहनत करते हैं उससे ज्यादा मिल जाता है, और कभी कभी सारी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिलता। तो इसका मतलब क्या है? क्या मेहनत का कोई मोल नहीं? नहीं, मेहनत का मोल है, लेकिन किस्मत की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। एक बहुत बड़े इन्वेस्टर माइकल मोरिट्ज कहते हैं, हम जो कुछ भी हैं उसमें हमारी मेहनत कम और किस्मत ज्यादा है। और जब कोई इतना बड़ा आदमी ये कहे, तो हमें और आपको भी समझना चाहिए कि जो हमारे पास है उसमें सिर्फ हमारी काबिलियत नहीं, ऊपर वाले की मेहर भी शामिल है। नैतिक बिंदु, दूसरों को देखकर राय बनाना बंद करें। कई बार हम किसी की कामयाबी देखकर कहते हैं, वो तो किस्मती है, या किसी की हार देखकर, गलती उसी की थी। लेकिन हकीकत यह है कि आप जितनी कहानियां सुनते हैं वो पूरी तस्वीर नहीं होती। कभी लोग किस्मत से हारते हैं, कभी लोग किस्मत से जीतते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, खुद को कभी जरूरत से ज्यादा श्रेय मत दो। दूसरों की विफलता को कभी हंसी में मत उड़ाओ, क्योंकि जो तुम्हारे पास है उसमें तुम्हारा हिस्सा है, लेकिन किस्मत का भी एक मजबूत रोल है। तो दोस्तों, ये था अध्याय 2, लक और रिस्क, किस्मत और जोखिम का अनोखा खेल। अगले अध्याय में हम बात करेंगे नेवर इनफ, यानी कभी संतोष नहीं की बीमारी के बारे में। तब तक दूसरों की कहानी को समझने की कोशिश कीजिए और खुद की कहानी को विनम्रता से स्वीकार कीजिए। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का तीसरा अध्याय, नेवर इनफ, यानी कभी संतोष नहीं। राजत गुप्ता, एक ऐसा नाम जिसने गरीबी से उठकर दुनिया की सबसे बड़ी सलाहकार कंपनियों में से एक मैकिन्जी के सीईओ तक का सफर तय किया। गरीबी में जन्म, भारत से अमेरिका, फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, और फिर मैकिन्जी में एक चमकदार करियर।
एक ओर लोग उनके जैसा बनने का सपना देखते थे और दूसरी ओर उन्होंने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। गुप्ता ने एक अंदरूनी जानकारी, इनसाइडर इंफॉर्मेशन का उपयोग कर अपने दोस्त राज राजा रत्नाम को शेयर मार्केट में करोड़ों कमाने में मदद की। लेकिन क्यों? उसके पास तो सब कुछ था, नाम, पैसा, इज्जत। फिर भी कुछ और चाहिए था, शायद और ज्यादा, शायद सब कुछ। राजा रत्नम के पास एक $100 करोड़ थे। फिर भी उन्होंने अंदर की जानकारी से $2 करोड़ कमाने का फैसला किया और जेल चले गए। क्या ये लालच नहीं है? क्या ये कभी भी काफी नहीं की सोच नहीं है? लेखक कहते हैं, अगर आपके पास वो नहीं है जो संतोष देता है, तो कोई भी चीज काफी नहीं होगी। जब संतोष नहीं होता तो 1 करोड़ भी कम लगता है और एक 100 करोड़ भी। महत्वपूर्ण विचार, तुलना और असंतोष। दिक्कत तब नहीं होती जब हमारे पास कम होता है। दिक्कत तब होती है जब किसी और के पास ज्यादा होता है। हम अपनी दौलत नहीं देखते, हम उसकी दौलत से तुलना करते हैं और वही कंपैरिजन हमें बेचैन बना देता है। ह्यूग्स 1932 में अमेरिका का सबसे अमीर व्यक्ति था, लेकिन लालच, सत्ता और ज्यादा की चाह में उसकी जिंदगी खत्म हो गई। अकेलेपन, ड्रग्स और पागलपन में। लालच अगर हद से आगे निकल जाए तो दौलत वरदान नहीं, सजा बन जाती है। मुख्य सीख, सरल, सच्ची और सामाजिक। कभी कभी कमाना नहीं, रुक जाना भी बुद्धिमानी होती है। हर कीमत पर सब कुछ नहीं चाहिए, कुछ कीमतों पर ना कहना ही सही होता है। तो दोस्तों, यही था अध्याय 3, नेवर इनफ, यानी कभी संतोष नहीं। अगले अध्याय में हम जानेंगे चमत्कारी चक्रवृद्धि, यानी चमत्कारी चक्रवृद्धि का जादू। तब तक याद रखिए, जिसे संतोष नहीं मिला उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। अध्याय 4, जिसका नाम है चमत्कारी चक्रवृद्धि, यानी चमत्कारी चक्रवृद्धि। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक। लेकिन क्या आपको पता है कि बफेट की दौलत का 99% हिस्सा उन्होंने अपने 50वें जन्मदिन के बाद कमाया? हाँ, ये सच है। बफेट कोई जादूगर नहीं है। उनकी असली ताकत है लंबा समय और चक्रवृद्धि, यानी कंपाउंडिंग का जादू। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया था और 2020 तक वो 99 साल के थे, यानी उन्होंने लगभग 78 साल तक लगातार निवेश किया। उनकी नेट वर्थ 81.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। लेकिन अगर वो 60 की उम्र में रिटायर हो जाते तो उनकी संपत्ति कुछ ही अरब डॉलर होती। तो सवाल ये नहीं है कि बफेट कितना अच्छा निवेशक है, बल्कि असली बात है वो कितने लंबे समय तक मैदान में टिके रहे। कंपाउंडिंग का जादू, सरल उदाहरण से। चलिए एक आसान सी बात समझते हैं। अगर आप हर साल अपने पैसे पर 10% रिटर्न पाते हैं, तो वो पैसा हर साल पहले से तेजी से बढ़ता है। यही है कंपाउंडिंग, यानी ब्याज पर ब्याज का चमत्कार। महत्वपूर्ण सीख, सब्र और समय की ताकत। कंपाउंडिंग का असली जादू तभी दिखता है जब आप उसे समय देते हैं। ज्यादातर लोग पैसा तो निवेश करते हैं, लेकिन जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। पर बफेट ने दिखाया, धीरे चलो लेकिन रुको मत। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, और जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। समाज के लिए सीख, बच्चों को सिखाइए, युवा को बताइए। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, आदतों में, रिश्तों में और ज्ञान में भी होता है। छोटी छोटी चीजें जब समय के साथ जुड़ती हैं तो चमत्कार बन जाती हैं। तो दोस्तों, यही था अध्याय 4, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि का चमत्कार, जो बफेट को बफेट बनाता है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे गेटिंग वेल्थी वर्स स्टेइंग वेल्थी, यानी धनी बनना बनाम धन को बनाए रखना। तब तक याद रखिए, पैसा लगाइए, धैर्य रखिए और कंपाउंडिंग का जादू खुद देखिए। 5वां अध्याय,
गेटिंग वेल्थी विरुद्ध स्टेइंग वेल्थी, यानी धनी बनना बनाम धन को बनाए रखना। अगर आप भी जीवन, पैसे और व्यवहार को समझने वाले ज्ञानवर्धक ऑडियो पसंद करते हैं तो हमारे चैनल बुक बाइट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके दूसरों तक पहुंचाइए। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उस पैसे को लंबे समय तक बचा कर रखना ये एक और ही अलग कला है। लेखक कहते हैं, धन कमाने में साहस, जोखिम, आशावाद और हुनर लगता है, लेकिन धन बचाने में डर, विनम्रता और निरंतरता। कई लोग पैसा कमाने के बाद सोचते हैं, अब मैं कभी नहीं हार सकता। यहीं से घमंड शुरू होता है और वहीं से शुरू होता है विनाश। कितने ही बिजनेसमैन, कितने ही बड़े इन्वेस्टर्स सब कुछ कमा लेने के बाद अपने ही लालच या ओवर कॉन्फिडेंस से सब कुछ खो बैठे। 3 जरूरी गुण जो धन को टिकाए रखते हैं। विनम्रता, ह्यूमिलिटी, मानिए कि आप गलत हो सकते हैं। डर, फियर, मानिए कि दुनिया में अनिश्चितता हमेशा रहेगी। और बचत की आदत, फ्रुगैलिटी, हमेशा थोड़ा बचा कर रखिए, अच्छे दिनों में भी। वॉरेन बफेट का जादू सिर्फ कमाने में नहीं था, बल्कि कभी बड़ी गलती न करने में था। वो ज्यादातर समय सुरक्षित फैसले लेते रहे। उन्होंने कभी भी सब कुछ एक ही दांव पर नहीं लगाया। अमीर बनने के लिए आप तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको संतुलन और सावधानी चाहिए। जिंदगी में सफलता का मतलब सिर्फ छोटी तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि वहां लंबे समय तक टिके रहना भी होता है। पैसे का असली मतलब सिर्फ कमाना नहीं है। असली समझदारी तब है जब आप उस पैसे को खोने से खुद को रोक पाएं। कभी कभी थोड़ा बचकर चलना तेज भागने से ज्यादा फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, ये था अध्याय 5, गेटिंग वेल्थी वर्स स्टेइंग वेल्थी, यानी धनी बनना बनाम धन को बनाए रखना। अगले अध्याय में हम जानेंगे टेल्स यू विन, यानी जीत उन्हीं की होती है जो लंबे खेल के लिए तैयार रहते हैं। तब तक याद रखिए, कमाया हुआ पैसा मायने नहीं रखता अगर आप उसे बचा न सकें। अध्याय 6, टेल्स यू विन, यानी दुम पे दांव। अगर आप पैसे, व्यवहार और जीवन के गहरे सच को समझने वाली ऑडियो बुक्स सुनना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल बुक बाइट हिंदी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस अध्याय का मूल संदेश है, हर बड़ी सफलता के पीछे कुछ गिने चुने फैसलों की ताकत होती है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक सच्चाई है, सफलता हर बार नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है तो बाकी सारी असफलताओं को पीछे छोड़ देती है। इसे कहते हैं टेल्स विन, यानी कभी कभी दुम पर दांव लगाना भी जिंदगी बदल सकता है। एक वेंचर कैपिटल फर्म 100 स्टार्टअप में निवेश करती है। उनमें से 80 असफल हो जाते हैं, 10 ठीक ठाक चल जाते हैं, लेकिन बस 1 या 2 स्टार्टअप ही इतने सफल होते हैं कि पूरी कंपनी को करोड़ों में कमा कर दे जाते हैं। अब सोचिए, अगर वो निवेशक हर बार सिर्फ सफल दिखने वाले आइडिया में पैसा लगाते तो शायद वो असली सितारा ढूंढ ही नहीं पाते। Amazon ने बहुत सी चीजें ट्राई की, जिनमें से कई फेल हुई, फायर फोन, ऑक्शंस और pets.com जैसी डील्स। लेकिन Amazon वेब सर्विसेज AWS एक ऐसा टेल था जिसने आज Amazon को टेक्नोलॉजी की रीढ़ बना दिया है। मुख्य विचार, आपको हर बार सफल नहीं होना है, आपको बस इतना करना है कि जब आप सफल हों तो वो सफलता इतनी बड़ी हो कि सारे नुकसान छोटे लगने लगें। इसे ही कहते हैं पावर लॉ ऑफ रिटर्न्स, जहां कुछ खास फैसले ही असली गेम चेंज करते हैं। मानसिकता की बात, खुले दिल और धैर्य की जरूरत। बड़े इनाम पाने के लिए कभी कभी आपको कुछ पागलपन भरे विचारों को भी मौका देना पड़ता है। हर बार परफेक्ट प्लान नहीं चलेगा, लेकिन कभी कभी वो टेल्स ही आपके जीवन की दिशा बदल देती है। समाज और जीवन से जोड़ने वाली सीख, जिंदगी में भी ऐसा ही है। कई रिश्ते, कई फैसले, कई सपने फेल हो सकते हैं, पर कभी कभी एक सही रिश्ता, एक सही आइडिया, एक सही अवसर आपकी पूरी कहानी बदल सकता है। तो दोस्तों, ये था अध्याय 6,
टेल्स यू विन, यानी कुछ दुम जैसे छोटे से दिखने वाले फैसले जो असल में जिंदगी के असली राजा साबित होते हैं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे फ्रीडम, यानी सच्ची आर्थिक आजादी की भावना के बारे में। तब तक याद रखिए, हर बार नहीं जीतना जरूरी है, लेकिन सही मौके पर टिके रहना जरूरी है। अध्याय 7, जिसका नाम है फ्रीडम, यानी आजादी। लेखक कहते हैं, दुनिया में पैसा कमाने की सबसे सच्ची वजह क्या है? गाड़ी, बंगला, शोहरत? नहीं, सबसे बड़ी दौलत है आजादी। आजादी कि आप कब उठें, कब काम करें, क्या करें और क्या न करें। स्टीव जॉब्स ने कहा था, जब आप समझ जाते हैं कि जिंदगी में हर चीज किसी और ने बनाई है और आप उसे बदल सकते हैं, तभी आप सच में मुक्त होते हैं। यानी असली आजादी है अपने फैसले खुद लेने की ताकत, पैसा और समय की आजादी। कितने लोग हैं जो अच्छे पैसे कमाते हैं, लेकिन फिर भी हर सुबह अनमने मन से उठते हैं, दूसरों के आदेश पर काम करते हैं, छुट्टी भी मांग कर लेते हैं। क्या ये आजादी है? असल में आजादी का मतलब है आपके समय पर आपका हक। डूइंग वॉट यू वॉन्ट, वेन यू वॉन्ट, विद whom you want, for as long as you want, is the highest dividend money pays. यानी पैसा जो सबसे बड़ा फायदा देता है वो है आपकी जिंदगी पर आपका नियंत्रण, समाज से जोड़ना, साधारण जीवन की खूबसूरती। जब हम ज्यादा कमाने के चक्कर में अपनी आजादी खो बैठते हैं तो वो दौलत नहीं, गुलामी बन जाती है। असली अमीरी तब है जब आप कह सकें, मुझे आज काम नहीं करना, मैं अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहता हूं। राकेश एक इंजीनियर था, अच्छी सैलरी, गाड़ी, मकान सब था, लेकिन हर सुबह 6 बजे अलार्म बजता, बॉस की डांट सुननी पड़ती और छुट्टियां भी मंजूरी पर निर्भर थीं। वहीं उसका दोस्त मनोज, जो छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस चलाता था, कम कमाता था, लेकिन सुबह अपने हिसाब से उठता, अपने बच्चों के साथ नाश्ता करता और कभी भी काम से ब्रेक ले सकता था। अब सोचिए, कौन ज्यादा अमीर है? पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है जिंदगी की आजादी को बचाए रखना। पैसा तभी काम का है जब वो आपके फैसलों को आजाद करे, न कि आपको और जकड़ दे। तो दोस्तों, ये था अध्याय 7, फ्रीडम, यानी आजादी की असली परिभाषा। अगले अध्याय में हम बात करेंगे मैन इन द कार पैराडॉक्स, यानी वो गाड़ी वाला इंसान जिसे कोई नहीं देखता। एक ऐसा अध्याय जो सोच बदल देगा। तब तक याद रखिए, सबसे कीमती चीज आपके समय पर आपका हक है। अध्याय 8, जिसका नाम है मैन इन द कार पैराडॉक्स, यानी गाड़ी वाला भ्रम। तो चलिए जानते हैं एक ऐसी सच्चाई जिसे जानकर आप दूसरों की चमकती चीजों को देखकर अपनी तुलना करना छोड़ देंगे। कल्पना कीजिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और एक चमचमाती BMW या मर्सिडीज आपके पास से गुजरती है। आप क्या सोचते हैं? वाह, क्या गाड़ी है, या काश मेरे पास भी होती। लेकिन ध्यान दीजिए, आप उस गाड़ी को देखते हैं, उस आदमी को नहीं जो उसमें बैठा है। यही है मैन इन द कार पैराडॉक्स, यानी लोग महंगी चीजें इस उम्मीद में खरीदते हैं कि लोग उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन हकीकत में लोग उस चीज की तारीफ करते हैं, ना कि मालिक की। बहुत सारे लोग गाड़ी, कपड़े, घड़ी, मोबाइल सब कुछ इसीलिए खरीदते हैं ताकि लोग उन्हें कुछ समझें। लेकिन लोग सिर्फ वो चीज देखते हैं, क्या घड़ी है, क्या गाड़ी है, क्या फोन है। बहुत कम लोग रुककर सोचते हैं, क्या इंसान है। जब हम दिखावे के लिए चीजें खरीदते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि लोग हमारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना हम सोचते हैं। सच्चाई ये है कि लोग अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें आपकी कार से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेखक की सटीक लाइन, एडमायरिंग समवन फॉर ड्राइविंग अ नाइस कार इज मच ईजियर देन रिमेंबरिंग हु वाज एक्चुअली ड्राइविंग इट। यानी गाड़ी को देखना आसान है, लेकिन गाड़ी चलाने वाले को याद रखना मुश्किल।
अगर आपकी पहचान चीजों से बनती है तो वो पहचान बहुत नाजुक होती है। असली आत्मसम्मान तब आता है जब आपको किसी और की नजरों में अच्छा दिखने की जरूरत नहीं होती। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो उसके लिए दिखावे की नहीं, चरित्र की जरूरत होती है। महंगी चीजें लेने से लोगों का ध्यान भले ही कुछ देर को आपकी तरफ जाए, पर सम्मान कभी खरीदा नहीं जा सकता। अगले अध्याय में हम जानेंगे वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, यानी असली दौलत वो होती है जो दिखती नहीं। तब तक याद रखिए, दूसरों की नजर में अच्छा दिखने से ज्यादा जरूरी है अपनी नजर में सच्चा होना। अध्याय 9, जिसका नाम है वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, यानी दौलत वो होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। कई बार हम किसी को बड़ी गाड़ी में, ब्रांडेड कपड़ों में, महंगे होटलों में देखकर सोचते हैं वह तो बहुत अमीर है, लेकिन सच्चाई ये है हम उसके खर्च को देख रहे हैं, उसकी दौलत को नहीं। दौलत वो नहीं जो दिख रही है, बल्कि वो है जो बची हुई है। लेखक कहते हैं, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी, यानी दिखावे के लिए खर्च करना सबसे तेज तरीका है गरीब बनने का। रवि के पास 80 लाख की कार है। लोग उसे देखकर सोचते हैं क्या बंदा है, लेकिन वो EMI में डूबा हुआ है। दूसरी तरफ सुरेश एक साधारण कार में चलता है, लेकिन उसके पास FD, निवेश और कोई कर्ज नहीं है। अब सोचिए, असली अमीर कौन है? वेल्थ बनाम रिचेस, सच्चा फर्क। रिच दिखता है, वेल्थ छिपा होता है। रिच खर्च करता है, वेल्थ बचाता है। रिच दिखावा करता है, वेल्थ आजादी देता है। अगर आप असली दौलत पाना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला लक्षण है दूसरों को दिखाने की जरूरत महसूस ना होना। दौलत का मतलब है आपके पास जो पैसे हैं वो आपने खर्च नहीं किए। लेखक की गहराई से कही पंक्ति, ट्रू वेल्थ इज द नाइस कार्स नॉट परचेस्ड, द डायमंड्स नॉट बोट, द क्लोथ्स नॉट शोन ऑफ, द मनी क्वाइटली सेव्ड एंड इन्वेस्टेड। यानी असली दौलत वो है जो आपने खरीदने से खुद को रोक लिया। तब तक याद रखिए, दिखावे से नहीं, समझदारी से ही दौलत बनती है। अध्याय 10, जिसका नाम है सेव मोनी, यानी पैसा बचाइए। इस अध्याय में लेखक कहते हैं, बचत करना आपके अहंकार और आय के बीच का फासला है। यानी पैसा बचाना आपकी कमाई और आपके घमंड के बीच का फासला है। पैसा बचाने की सच्चाई सिर्फ अमीर ही क्यों नहीं बचाते। पैसा बचाना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप अपनी आमदनी में कितना कम जी सकते हैं। कई लोग लाखों कमाते हैं पर सब खर्च कर देते हैं, और कुछ लोग कम कमाते हुए भी हर महीने थोड़ा बचा लेते हैं। यही असली अमीरी की शुरुआत है। सेविंग का मकसद सिर्फ इमरजेंसी नहीं। लोग सोचते हैं पैसा बचाओ ताकि मुसीबत में काम आए, पर लेखक कहते हैं बचत सिर्फ जरूरत नहीं, यह आजादी है। जब आप बचत करते हैं तो आपके पास विकल्प होते हैं, नौकरी छोड़ने के, ब्रेक लेने के, नए अवसर पकड़ने के। बचत हचा नियंत्रण, हचा आत्मसम्मान। लेखक की गहराई से कही पंक्ति, सेविंग डज नॉट रिक्वायर अ गोल, यू कैन सेव जस्ट फॉर सेविंग सेक एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। यानी पैसा बचाने के लिए कोई बड़ा कारण जरूरी नहीं, सिर्फ आदत बनाना ही सबसे बड़ी योजना है। नीरज एक साधारण क्लर्क है, हर महीने 5,000 बचाता है। लोग उसे कहते हैं इतना थोड़ा, इससे क्या होगा? लेकिन नीरज जानता है सालों बाद यही आदत उसे कर्ज से आजादी देगी और जरूरत पर उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मुख्य सीख, सरल शब्दों में जीवन बदलने वाली बात। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा बचाना स्वतंत्रता की बुनियाद है।
बचत से आपका भविष्य बनता है और वही भविष्य आपको मानसिक शांति देता है। तो दोस्तों, ये था अध्याय 10, सेव मनी, यानी पैसा बचाइए ताकि जिंदगी आपको जवाबदेह ना बनाए, बल्कि आप जिंदगी को दिशा दे सकें। अगले अध्याय में हम जानेंगे रीजनेबल, रैशनल, यानी तर्क से ज्यादा जरूरी है व्यावहारिकता। तब तक याद रखिए, कमाना योग्यता है, बचाना समझदारी है। अध्याय 11, रीजनेबल, रैशनल, यानी तर्क से ज्यादा जरूरी है समझदारी। अगर आप भी जीवन और पैसे के फैसलों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल बुक बाइट हिंदी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज बात करते हैं उस सच्चाई की जो दिल से जुड़ी है, न कि सिर्फ दिमाग से। पैसे के मामले में हम सब चाहते हैं कि हम बिल्कुल तर्कसंगत निर्णय लें, यानी 100% तर्कसंगत, डेटा ड्राइवन, साफ सुथरे गणितीय फैसले। लेकिन लेखक कहते हैं, सही निर्णय वो नहीं जो सबसे तार्किक हो, बल्कि वो है जिसे आप लंबे समय तक टिकाकर रख सको। एक भावुक उदाहरण, घर खरीदने का निर्णय। राहुल और रिया किराए के घर में रहते थे। हर कोई उन्हें समझा रहा था, किराए पर रहना ज्यादा तर्कसंगत है, ईएमआई क्यों भरो। लेकिन उन्होंने घर ले लिया क्योंकि उन्हें भावनात्मक सुरक्षा चाहिए थी, अपने बच्चों के लिए स्थिरता चाहिए थी। क्या यह आर्थिक रूप से तर्कसंगत था? शायद नहीं। लेकिन क्या यह व्यवहारिक और समझदारी भरा निर्णय था? बिल्कुल। लेखक की पंक्ति जो दिल में उतर जाए, डू नॉट एम टू बी कोल्डली रैशनल व्हेन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस, एम टू बी रीजनेबली रीजनेबल। यानी पैसे के मामले में मशीन मत बनिए, इंसान रहिए। मानव व्यवहार की सच्चाई, हम केवल दिमाग से नहीं चलते। इंसान सिर्फ आर्थिक तर्क से नहीं चलता, उसमें डर, सपना, आशा, असुरक्षा सब शामिल होते हैं। इसलिए जो निर्णय हमारे मन को संतुष्टि दें, वो भले 100% सही ना हो, लेकिन 100% टिकाऊ जरूर होते हैं। मुख्य सीख जो हर श्रोता याद रखे, आपको ऐसे निर्णय लेने चाहिए जो आपकी जिंदगी के अनुसार व्यावहारिक हों, न कि सिर्फ दूसरों की किताबों के मुताबिक तार्किक। लंबे समय तक किसी निर्णय पर टिके रहना तभी संभव है जब वो आपके दिल और सोच दोनों को संतुष्ट करे। समापन, आत्मीयता से भरा निष्कर्ष और अगले अध्याय की घोषणा। तो दोस्तों, ये था अध्याय 11, रीजनेबल, रैशनल, यानी जहां व्यवहारिक समझ शुद्ध तर्क से बड़ी होती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे सरप्राइज, यानी जिंदगी में अनिश्चितता और चौंकाने वाले मोड़ों की भूमिका। तब तक याद रखिए, आपका सबसे अच्छा वित्तीय निर्णय वही है जो आपके मन और व्यवहार के अनुसार सही हो, न कि सिर्फ किसी एक्सेल शीट के। अध्याय 12, जिसका नाम है सरप्राइज, यानी अचरज। तो चलिए आज बात करते हैं उन चौंकाने वाले पलों की जो आपकी पूरी आर्थिक योजना को बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं, इतिहास को देखकर भविष्य समझना आसान लगता है, लेकिन सच्चाई ये है, इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षण अक्सर वो होते हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे। यानी जो चीजें हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं, वो अक्सर हमें चौंकाती हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण, 9 नवंबर, कोविड-19 जैसी घटनाएं। 9 नवंबर से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि यात्री विमान एक हथियार बन सकते हैं। कोविड-19 से पहले किसने कल्पना की थी कि पूरी दुनिया रुक जाएगी। ये सब सरप्राइज थे जिन्होंने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। इन्वेस्टमेंट और सरप्राइज, क्या होता है जब सब बदल जाता है? जब हम निवेश करते हैं तो हम मानते हैं कि सब कुछ एक जैसा चलेगा, लेकिन बाजार और जिंदगी दोनों में अचरज हमेशा कोने में छिपा बैठा होता है। यही वजह है कि कोई भी वित्तीय योजना 100% परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि वो अतीत पर आधारित होती है, भविष्य के अचरज पर नहीं।
लेखक की पंक्ति जो सोचने पर मजबूर कर दे। द मेजॉरिटी ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इज आउटसाइड आवर व्यू, यानी हम जो नहीं देख सकते वही अक्सर सबसे ज्यादा असर डालता है। व्यावहारिक सीख, कैसे तैयार रहें। सबसे अच्छा निवेशक वो नहीं जो सब कुछ जानता है, बल्कि वो है जो ये मानता है कि उसे सब कुछ नहीं पता। अपने निर्णयों में थोड़ी लचीलापन और विनम्रता रखना ही आपको अचरजों से बचा सकता है। जिंदगी में कई बार सबसे बड़ा दुश्मन हमारी हमें सब पता है वाली सोच होती है। सरप्राइज को स्वीकार करना ही समझदारी है, क्योंकि वही आपको झटकों से नहीं, सबक से जोड़ता है। तो दोस्तों, ये था अध्याय 12, सरप्राइज, यानी अचरज की ताकत को स्वीकारना। अगले अध्याय में हम बात करेंगे रूम फॉर एरर, यानी गलती की गुंजाइश हमेशा रखें। तब तक याद रखिए, जो कभी नहीं हुआ वही सबसे ज्यादा असर करता है। अध्याय 13, जिसका नाम है रूम फॉर एरर, यानी गलती की गुंजाइश। अगर आप पैसे और जिंदगी के बीच संतुलन को बेहतर समझना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल बुक बाइट हिंदी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी सीख जो हर समझदार इंसान को अपनानी चाहिए। मुख्य स्क्रिप्ट किताब के अनुसार, भावनात्मक और व्यावहारिक अंदाज में। लेखक कहते हैं, आपको हमेशा अपनी योजना में थोड़ी गलती की गुंजाइश छोड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी पर हमारा कंट्रोल कभी भी पूरा नहीं होता। वॉरेन बफेट का उदाहरण, सुरक्षित निवेश की सोच। वॉरेन बफेट कभी भी अपने सारे पैसे एक जगह नहीं लगाते। वो हमेशा थोड़ा कैश रखते हैं, थोड़ी सुरक्षा रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं चाहे आप कितने भी होशियार हों, दुनिया हमेशा आपको चौंका सकती है। रूम फॉर एरर का मतलब डर नहीं, समझदारी। इसका मतलब ये नहीं कि आप डरपोक बने। इसका मतलब है आप अपनी योजना को लचीला बनाएं ताकि अचानक आई मुसीबत आपको तोड़ ना दे। व्यावहारिक उदाहरण, घर की ईएमआई, नौकरी और बचत। अगर आपकी ईएमआई आपकी पूरी सैलरी पर निर्भर है और एक दिन आपकी नौकरी चली जाती है तो क्या होगा? अगर आपने रूम फॉर एरर रखा होता, जैसे थोड़ी बचत, थोड़ी दूसरी आमदनी, तो आप संभल सकते थे। लेखक की लाइन जो गहराई तक उतर जाए। प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज प्लानिंग ऑन योर प्लान, नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। यानी सबसे अच्छी योजना वो है जो मानकर चलती है कि योजना गड़बड़ा भी सकती है। मुख्य सीख, ऑडियो के लिए आत्मीय और सरल भाषा में। जब आप निवेश करें, बिजनेस करें या जिंदगी के फैसले लें, तो हमेशा थोड़ी गुंजाइश रखें कि चीजें गड़बड़ा भी सकती हैं। यही सोच आपको लंबे समय तक टिके रहने में मदद करेगी। तो दोस्तों, ये था अध्याय 13, रूम फॉर एरर, यानी जिंदगी में थोड़ा लचीलापन रखना ताकि अचरज आपको गिरा ना सके। अगले अध्याय में हम बात करेंगे यूल चेंज, यानी आप बदलेंगे और यही बदलाव जरूरी है। तब तक याद रखिए, सही योजना वो है जिसमें गड़बड़ी की गुंजाइश भी होती है। अध्याय 14, यूल चेंज, यानी आप बदलेंगे। लेखक कहते हैं, आप आज जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, जो मानते हैं, वही आप हमेशा चाहेंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं। हम में से कोई भी स्थिर नहीं होता। समय, अनुभव और परिस्थिति के साथ हम बदलते हैं। उदाहरण, करियर, पैसे और जिंदगी के लक्ष्यों में बदलाव। 18 साल की उम्र में हम सोचते हैं करोड़पति बनना है, 25 में घर खरीदना है, 35 में बच्चों की पढ़ाई की चिंता, 45 में स्वास्थ्य और शांति चाहिए। क्या हर चरण में हमारी प्राथमिकता एक जैसी रहती है? बिल्कुल नहीं। महत्वपूर्ण पंक्ति, लेखक की सोच। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज हार्डर देन इट सीम्स बिकॉज पीपल्स गोल्स एंड डिजायर्स चेंज ओवर टाइम। यानी लंबी योजना बनाना कठिन है क्योंकि हमारा खुद का मन बदल जाता है। वित्तीय योजना में
लचीलापन क्यों जरूरी है? अगर आप 30 साल की योजना बना रहे हैं तो मानकर चलिए आप 30 साल बाद वही इंसान नहीं होंगे। इसीलिए प्लान ऐसा बनाइए जो लचीला हो, बदलते वक्त और बदलते मन को भी स्वीकार करे। मुख्य सीख, अपने भविष्य को लेकर बहुत कठोर मत बनिए। बदलाव को कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी मानिए। अपने निर्णयों में गुंजाइश रखें कि हो सकता है आप बाद में कुछ और बेहतर चाहें। समापन, दार्शनिक और प्रेरणात्मक लहजा, अगले अध्याय की ओर संकेत। तो दोस्तों, ये था अध्याय 14, यूल चेंज, यानी आप बदलेंगे, और यह बिल्कुल सामान्य है। अगले अध्याय में हम जानेंगे नथिंग्स फ्री, यानी हर चीज की एक कीमत होती है। अध्याय 15, जिसका नाम है नथिंग्स फ्री, यानी कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। हर चीज की एक कीमत होती है, लेकिन दिक्कत यह है वो कीमत अक्सर पैसे में नहीं बल्कि समय, धैर्य, तनाव और अनिश्चितता में होती है। लेखक कहते हैं एवरीथिंग हैज अ प्राइस बट नॉट ऑल प्राइसेस अपीयर ऑन लेबल्स, यानी हर चीज की कीमत होती है, बस वो दुकानों के टैग में नहीं लिखी होती। स्टॉक मार्केट का उदाहरण, भावनात्मक उतार चढ़ाव की कीमत। अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो उसकी कीमत सिर्फ पैसा नहीं है बल्कि उसका असली दाम है डर, घबराहट और अस्थिरता को झेलना। अगर आप ये कीमत नहीं चुकाना चाहते तो आपको इनाम नहीं मिलेगा। जीवन की भाषा में समझाना, हर सफलता की कीमत, एक अच्छी नौकरी की कीमत, सालों की पढ़ाई और त्याग, एक मजबूत रिश्ता, समय, समझ और धैर्य, आर्थिक स्वतंत्रता, बचत, संयम और समय। कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, हर चीज की एक अदृश्य कीमत होती है। महत्वपूर्ण सीख, सरल और आत्मीय भाषा में। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ उसकी चकाचौंध मत देखिए, उसकी कीमत चुकाने की हिम्मत भी लाइए। जिस काम में दर्द है, तकलीफ है, डर है, वही असली इनाम के लायक है। लेखक की गहरी बात जो सोच बदल दे। पीपल वॉन्ट वेल्थ विदाउट वॉलेटिलिटी, रिवॉर्ड विदाउट रिस्क, गेन विदाउट पेन, बट इट डजंट वर्क दैट वे। यानी लोग बिना जोखिम के इनाम चाहते हैं, लेकिन ऐसी दुनिया नहीं है। तो दोस्तों, ये था अध्याय 15, नथिंग्स फ्री, यानी हर चीज की एक कीमत होती है जो हमें भीतर से चुकानी पड़ती है। तब तक याद रखिए, जो दिखता है वो नहीं, जो चुकाया जाता है वही असली दाम होता है। अध्याय 16, जिसका नाम है यू एंड मी, यानी तुम और मैं। लेखक कहते हैं हर इंसान की जिंदगी अलग होती है और उसी के हिसाब से उसकी पैसे की सोच भी अलग होती है। यानी जो बात तुम्हें सही लगती है वो मुझे गलत लग सकती है, और दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक हो सकते हैं। एक लंबी अवधि का निवेशक चाहता है कि बाजार गिरे ताकि वो सस्ते में खरीदे, वहीं एक डे ट्रेडर चाहता है कि बाजार चढ़ता ही रहे। दोनों सही हैं क्योंकि दोनों की जरूरतें और टाइमलाइन अलग हैं। हमारी सोच बनती है हमारी परवरिश से, हमारे अनुभवों से और हमारे जोखिम लेने की क्षमता से। इसीलिए जब हम किसी को पैसे को लेकर भिन्न ढंग से सोचते देखें तो उसे गलत कहने से पहले उसके नजरिए को समझना चाहिए। लेखक की पंक्ति जो गहराई तक उतर जाए। इन्वेस्टिंग इज नॉट द स्टडी ऑफ फाइनेंस, इट्स द स्टडी ऑफ हाउ पीपल बिहेव विद मनी। यानी निवेश आंकड़ों का खेल नहीं, व्यवहार की समझ है। मुख्य सीख, आत्मीय और व्यवहारिक भाषा में। कोई अमीर बनने के लिए निवेश करता है, कोई सिर्फ अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, कोई सिर्फ इसलिए कि उसे जिंदगी में थोड़ा सुकून चाहिए। हर किसी का मकसद अलग है, इसलिए उसका तरीका भी अलग होगा। तो दोस्तों, ये था अध्याय 16, यू एंड मी, यानी तुम्हारा और मेरा नजरिया अलग हो सकता है लेकिन दोनों सही हो सकते हैं। तब तक याद रखिए, हर इंसान पैसे को अपनी जिंदगी की कहानी के हिसाब से समझता है और वही
उसका सच होता है। अध्याय 17 द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, यानी नकारात्मकता का मोह। अगर आप भी ऐसी ही सच्ची और सोच बदल देने वाली ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल बुक बाइट हिंदी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए अब जानते हैं क्यों डर और निराशा की बातें हमें इतनी जल्दी अपनी ओर खींच लेती हैं। लेखक कहते हैं, नकारात्मक खबरें हमें तुरंत प्रभावित करती हैं क्योंकि नुकसान की पीड़ा लाभ की खुशी से कई गुना ज्यादा गहरी होती है। हमारा दिमाग ऐसे बना है कि वो खतरे को जल्दी पहचानता है। इसलिए जब कोई कहता है बाजार गिर जाएगा, आर्थिक मंदी आएगी, सब खत्म हो जाएगा, तो हम उसे तुरंत सुनते हैं, मानते हैं और डर जाते हैं। क्यों डर हमें मोह में डाल देता है? मनोवैज्ञानिक रूप से समझाया गया। डर हमें सुरक्षा का आभास देता है। नकारात्मकता गहराई से, गंभीरता से बोली जाती है और इसीलिए हमें सच्ची लगती है। जब कोई खुशखबरी देता है तो हम सोचते हैं शायद अतिशयोक्ति कर रहा है, पर जब कोई डरावनी बात करता है तो हम मान लेते हैं शायद यही सच है। वित्तीय दुनिया में नकारात्मकता का आकर्षण, बाजार गिरने की भविष्यवाणी, मंदी की आशंका, किसी बड़ी कंपनी के डूबने की खबर, ये सब ज्यादा तेजी से फैलती है क्योंकि डर बिकता है। डर लोगों का ध्यान खींचता है और डर बुद्धिमत्ता जैसा लगता है। लेखक की पंक्ति जो सोच बदल दे। ऑप्टिमिज्म साउंड्स लाइक अ सेल्स पिच, पेसिमिज्म साउंड्स लाइक समवन ट्राइंग टू हेल्प यू। यानी आशावाद प्रचार जैसा लगता है और निराशावाद सलाह जैसा। मुख्य सीख, संतुलन की जरूरत। जिंदगी में आशावाद और यथार्थवाद दोनों जरूरी हैं। अंधी उम्मीदें भी खतरनाक हैं और अंधा डर भी। सच्चा निवेशक वो है जो संभावनाओं को भी देखता है और जोखिमों को भी, लेकिन डर को अपना भगवान नहीं बनाता। तो दोस्तों, ये था अध्याय 17 द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, यानी नकारात्मकता का आकर्षण और उससे बाहर निकलने की समझ। याद रखिए, डर से सीखिए लेकिन डर में मत जिए। अध्याय 18 When you'll believe anything, यानी जब आप हर बात पर यकीन करने लगते हैं। लेखक कहते हैं, जब सच्चाई कड़वी हो तो हम वैसी कहानियों पर यकीन करना शुरू कर देते हैं जो हमें बेहतर महसूस कराइए। और यही वो पल होता है जब हम हर बात को सच मान लेते हैं, बस इसलिए क्योंकि हम उसे सच मानना चाहते हैं। वित्तीय धोखाधड़ी का उदाहरण, क्यों लोग स्कीम्स में फंसते हैं। आप लाखों लोगों को देखेंगे जो जल्दी अमीर बनो स्कीम में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आशा होती है, जरूरत होती है और कहीं ना कहीं असली सच्चाई से भागने की कोशिश होती है। मानव व्यवहार की गहराई, इमोशन ग्रेटर देन लॉजिक। जब भावनाएं हावी होती हैं तो तर्क पीछे छूट जाता है। हम वो नहीं मानते जो सच हो, हम वो मानते हैं जो अच्छा महसूस कराता है। लेखक की गहरी पंक्ति जो सोचने पर मजबूर करे। Everyone has an incomplete view of the world, but we form a complete narrative to make sense of it. यानी हमारी जानकारी अधूरी होती है, लेकिन हमारी कहानी पूरी होती है और कभी-कभी वो कहानी झूठ पर आधारित होती है। मुख्य सीख, सावधानी और समझदारी की जरूरत। पैसे की दुनिया में सिर्फ ज्ञान नहीं, भावनाओं की समझ भी जरूरी है। जो चीज सच लगती है वो सच हो ही, ये जरूरी नहीं। जो चीज सच है वो कभी-कभी स्वीकार करना मुश्किल होता है। दोस्तों, ये था अध्याय 18 When you'll believe anything, यानी जब जरूरत, डर या लालच, किसी भी चीज से इंसान हर बात पर यकीन करने लगता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे द नैरेटिव्स, यानी कहानियों की ताकत और उनका असर। याद रखिए, हर कहानी जो अच्छी लगे जरूरी नहीं कि सच्ची हो, लेकिन हर सच्चाई जरूरी नहीं कि मीठी हो। अध्याय 19 पर, जिसका नाम है ऑल टुगेदर नाउ, यानी अब सब कुछ एक साथ। इस अध्याय में लेखक मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, वित्तीय सफलता
किसी एक चीज से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे सिद्धांतों को मिलाकर बनने वाली समझ से आती है। और ये सिद्धांत क्या है? जोखिम को समझना और स्वीकार करना, समय का महत्व जानना, बचत की आदत, संतोष का अभ्यास, दिखावे से बचना, आजादी को महत्व देना। ये सब मिलकर आपको वो ताकत देते हैं जो सिर्फ पैसे से नहीं, सोच से आती है। वित्तीय व्यवहार का आदर्श मिश्रण। आपको निवेशक की तरह सोचना है, लेकिन इंसान की तरह महसूस करना है। आपको आशावादी बनना है, लेकिन तैयार रहना है हर अचरज के लिए। आपको गणित भी समझना है और मनोविज्ञान भी। लेखक की भावनात्मक लाइन जो अंत तक असर छोड़े। मनी इज एवरीवेयर, इट अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस एंड कंफ्यूजेस मोस्ट ऑफ अस, बट इट डजंट हैव टू। यानी पैसा हर जगह है, हम सभी पर असर करता है और हमें उलझाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्य सीख, आत्मविश्वास के साथ समेटना। पैसा कोई विज्ञान नहीं, एक व्यवहार है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा सही होना है, बल्कि आपको स्थिर और टिकाऊ बनना है। तो दोस्तों, यह था अध्याय 19, ऑल टुगेदर नाउ, यानी वो बिंदु जहां सारी समझ, अनुभव और सोच एक साथ आकर एक मजबूत दिशा देती है। अगले और अंतिम अध्याय में हम जानेंगे कन्फेशंस, यानी लेखक के अपने अनुभव और निजी स्वीकारोक्ति। तब तक याद रखिए, ज्ञान बिखरा हो तो उलझन बनता है, लेकिन जब वो एक सूत्र में बंध जाए तो वो दिशा बनता है। आप सुन रहे हैं बुक बाइट हिंदी और हम पहुंच गए हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के अंतिम अध्याय पर, जिसका नाम है कन्फेशंस, यानी स्वीकारोक्ति। मॉर्गन हाउसेल इस अध्याय में कहते हैं, मैंने यह किताब किसी विशेषज्ञ के रूप में नहीं लिखी, बल्कि एक इंसान के रूप में लिखा है जो पैसे के साथ अपने रिश्ते को लगातार समझ रहा है। उन्होंने अपनी कुछ आदतें और निर्णय साझा किए जो शायद दूसरों के लिए तार्किक न लगें, लेकिन उनके लिए व्यक्तिगत रूप से फायदेमंद और टिकाऊ रहे। लेखक की 5 निजी स्वीकारोक्तियां, सरल और साफ भाषा में। वो ज्यादा रिस्क नहीं लेते, क्योंकि वो जानते हैं मानसिक शांति ज्यादा रिटर्न से बड़ी होती है। उन्होंने कभी कर्ज नहीं लिया, क्योंकि उन्हें ज्यादा कमाने से ज्यादा बचाना पसंद है। वो अपने खर्च को बेहद सीमित रखते हैं, ताकि उनका भविष्य स्वतंत्र और लचीला बना रहे। वो कभी भी स्टॉक की कीमतें रोज नहीं देखते, क्योंकि वो लंबी अवधि के निवेशक हैं और समय के साथ भरोसा करते हैं। वो इस बात को मानते हैं कि उनके कई फैसले तार्किक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से संतुलित होते हैं। संदेश, इंसान पहले, विशेषज्ञ बाद में। पैसा एक व्यक्तिगत विषय है। कोई भी नियम यूनिवर्सल नहीं होता। जो आपके लिए काम करता है, वही आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है। लेखक की अंतिम पंक्ति जो दिल को छू जाए। फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल where how you behave is more important than what you know. यानी आर्थिक सफलता कोई विज्ञान नहीं, एक जीवन कौशल है जहां आपका व्यवहार आपके ज्ञान से बड़ा होता है। तो दोस्तों, ये था अंतिम अध्याय, कन्फेशंस, यानी लेखक की वो सच्चाइयां जो हमें यह समझाती हैं कि पैसों से जुड़ी यात्रा में इंसानियत सबसे जरूरी है। इस पूरी किताब में हमने सीखा कि पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, एक सोच है, एक आदत है और सबसे ज्यादा एक रिश्ता है। जय मां गायत्री। बुक बाइट हिंदी से जुड़े रहिए और इस पूरी ऑडियो बुक को जीवन में उतारिए।